हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन सिविल स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यू स्टूडियो में। दोस्तों 12 फरवरी 2022 का यानी कि 12 फरवरी 2022 का ये न्यू स्टूडियो है आपका प्रीलिम बूस्टर। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। प्लीज़ उससे पहले दोस्तों एक बहुत छोटा सा निवेदन है आपसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों। और उस बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी सारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये फ्री सेशंस होते हैं, कुछ जाना तो है नहीं, कुछ पैसा तो नहीं लगने वाला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों आप। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस एज अकॉर्डिंग टू पर नीति आयोग रिपोर्ट। दोस्तों नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया कि अगर हेल्थ केयर को री इमेजिन करने की जरूरत पड़ी है, वो भी ब्लेंडेड फाइनेंस के थ्रू। ब्लेंडेड फाइनेंस के थ्रू आपको भैया नीड है हेल्थ केयर को, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको री इमेजिन करके। ब्लेंडेड फाइनेंस क्या होता है, ये ब्लेंडेड फाइनेंस एक तरीके से इस तरह से यूज होता है जो कैटालाइटिक कैपिटल है, मतलब जो कैपिटल को इम्प्रूव कर देता है, एक तरीके से उसमें पुश कर देता है, चाहे वो पब्लिक से आया हो कैपिटल, चाहे वो फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज से आता हो। फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज ऐसे होते हैं जो वेलफेयर या जो डोनर होते हैं इस तरीके से। एंड इट इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड फाइनेंस दोस्त। ठीक है, की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की देखते हैं। इसकी नीड इसलिए क्यों पड़ी दोस्तों, इसकी नीड पड़ी हेल्थ केयर सिस्टम को सिटीजन्स के लिए इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करने के लिए करीब करीब 30% जो बेड हैं एटलीस्ट वो ग्रो करने पड़ेंगे, वो बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद 60% जो हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ 50% जो पॉपुलेशन है उसके लिए ही अवेलेबल है। लेकिन 50% पॉपुलेशन के लिए ही 65% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स हैव कैटरिंग, यानी उनके पास इतनी क्षमता है। लाइक जैसे अगर बात करें कहाँ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। वही बात करें इंडिया का जो हॉस्पिटल सेक्टर है, इट इज़ अकाउंट फॉर 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर मार्केट। जो टोटल हेल्थ केयर मार्केट है उसका 80% उसकी अकाउंटेबिलिटी है दोस्तों। कितना अकाउंट्स में, 80% है उसका, जो टोटल हेल्थ केयर मार्केट है उसका। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इट कुड इंक्रीज द डिमांड फॉर इन पेशेंट सर्विस। तो जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसने कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स की डिमांड को इंक्रीज कर दिया है। डिमांड फॉर इन पेशेंट सर्विस, उनकी पेशेंट की जो सर्विसेज हैं उनकी जो डिमांड के लिए बढ़ा दी है, यानी कि डिमांड जो है पेशेंट्स की सर्विस के लिए बढ़ गई है इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के आने से। ये जो ब्लेंडेड फाइनेंस है, इट इज़ रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि ब्लेंडेड फाइनेंस है फॉर द हेल्थ सेक्टर कहाँ कहाँ से हो सकता है दोस्तों, कहाँ कहाँ से आ सकता है। ब्लेंडेड फाइनेंस एक ऐसा अप्रोच है जो फाइनेंसिंग की, और एक ऐसा अप्रोच है जो कैटालिटिक फंडिंग को कहीं ना कहीं यूज़ करता है, अप्रोच करता है। लाइक जो ग्रांट एंड कंसेशनल कैपिटल है वहाँ से, या पब्लिक, या मैंने जैसे कि बताया फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज हैं वहाँ से यूटिलाइज करके, एंड दे कैन मोबिलाइज एडिशनल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड टू रियलाइज सोशल गोल्स एंड आउटकम्स। जो फिलैंथ्रोपिक जो सोर्सेज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, वो रियलाइज करता है दिस टू रियलाइज सोशल गोल्स एंड आउटकम्स, एंड यू कैन दीज ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर दिस हेल्थ सेक्टर दोस्तों। तो ये था आपका ब्लेंडेड फाइनेंस। ये वर्ड पूछने वाला वर्ड है, कहीं ना कहीं याद रख के जाइएगा ब्लेंडेड फाइनेंस क्या होता है। कुछ और प्रिंसिपल सजेस्ट किए हैं ब्लेंडेड फाइनेंस के लिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस क्या होगा। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का खर्चा है उसकी डिपेंडेंसी को ये कम कर देगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा एक पाइपलाइन में आ जाएगा, यानी कि जो बिल्ड ए पाइपलाइन ऑफ कॉमर्शियली वाइबल सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। कहीं ना कहीं जो सोशल इम्पैक्ट पड़ता है ना प्रोजेक्ट्स पे, वो कॉमर्शियली वाइबल हो जाएंगे इस प्राइवेट फंडिंग से या ब्लेंडेड फाइनेंस से दोस्तों। और जो रिस्क प्रीमियम है उसको कहीं ना कहीं कमी आएगी उसमें। रिड्यूस द रिस्क प्रीमियम थ्रू को फाइनेंसिंग एंड को इन्वेस्टिंग। जब को फाइनेंसिंग और को इन्वेस्टिंग होंगी तो कहीं ना कहीं जो रिस्क प्रीमियम है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। दिस इज ऑल ओवर सिनेरियो ऑफ ब्लेंडेड फाइनेंस एंड उसका सिग्निफिकेंस है दोस्तों। अब प्रिंसिपल फर्स्ट क्या है कि जो ऑल ब्लेंडेड फाइनेंस एक्टिविटीज शुड बी टाइड टू ए डेवलपमेंट गोल।
जितना भी सारा कुछ ब्लेंडेड फाइनेंस आएगा या आ रहा है उसकी जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो डेवलपमेंट गोल के लिए होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा है ब्लेंडेड फाइनेंस शुड इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल फाइनेंस को, दैट्स राइट। कि जो ब्लेंडेड फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं जो कॉमर्शियल फाइनेंस है उसको मोबिलाइज करेगा, उसकी मोबिलाइजेशन में इंक्रीज करेगा, बढ़ोतरी करेगा। इट इज़ टेलर ब्लेंडेड फाइनेंस टू लोकल नेक कॉन्टेक्स्ट के लिए होना चाहिए। उसके बाद फोकस होना चाहिए इफेक्टिव पार्टनरशिप फॉर ब्लेंडेड फाइनेंस के लिए। उसके बाद मॉनिटर होना चाहिए ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इसका रिजल्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 5 साल लग रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मॉनिटरिंग होना ब्लेंडेड फाइनेंस की बहुत ज़रूरी है और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का होना और एक आउटकम का होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरा है ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर जो है नाटेम के साथ यानी कि प्रमोट करने के लिए जो नेटवर्क है टेलीकॉम सेक्टर का और जो इसके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक पेपर कंसल्ट किया है। तो ये ट्राई के बारे में समझो। देखो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ट्राई, जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन में काम करती है। उसने एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया है कि जो भैया टेलीकॉम इक्विपमेंट में शॉर्ट कमिंग आ रही है, जो कमी आ रही है पीएलआई के थ्रू, जो पीएलआई स्कीम है उसमें जो कमी आ रही है कहीं ना कहीं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टू प्रमोट नेटवर्क गियर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, तो उन्होंने एक पेपर कंसल्ट किया है ट्राई ने दोस्तों। अब पीएलआई स्कीम जो थी 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया टेलीकॉम सेक्टर में नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स वगैरह में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो डोमेस्टिक बूस्ट लाना नाटेम है नेटवर्किंग एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है ये। उसमें उसका जो इंसेंटिवाइजिंग है उसको इंक्रीमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीमेंट करना, उसके टर्नओवर को वगैरह वगैरह। और जो हमारी इंपोर्ट पे जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को जो हम इंपोर्ट करते हैं ना लार्ज क्वांटिटी में, कहीं ना कहीं उनको रिड्यूस करना इसका पर्पस था, इसका ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। नाउ टॉकिंग अबाउट गैप्स इन पीएलआई पॉलिसीज, जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स हैं उनमें जो गैप आ रहा है उन पर भी कहीं ना कहीं ये चर्चा कर रहा है। कहीं ना कहीं जो फंडिंग है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, उसमें कमी है स्टार्टअप को हार्डवेयर में लगाने के लिए वगैरह वगैरह। लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है क्योंकि लैक ऑफ प्रोडक्शन है फ्रॉम चीपर इम्पोर्ट्स। दूसरा मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है, फैसिलिटेशन इनएडुकेट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। मार्केट की जो एक्सेस है वो भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। और इस समय क्या है जो गैप है, एक रैपिड चेंज होना चाहिए टेक्नोलॉजी में, वो भी नहीं है। दूसरी बात जो फाइनेंसिंग ऑप्शन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, नॉन अवेलेबल ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट का बढ़ना, इम्पोर्ट की कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी है हमारे सर माथे हो जाती है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है दोस्तों। कुछ सजेशन दिए हैं इस पेपर के द्वारा, जो कंसल्टेशन पेपर दिया है ट्राई ने, कि भैया आपको टेलीकॉम एंटरप्रेन्योरल प्रमोशन फंड को सेटअप करना चाहिए। यानी जो टेलीकॉम का एंटरप्रेन्योरल प्रमोशन फंड होगा वो आपको एक सेटअप करना चाहिए और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन फंड को भी सेटअप करना चाहिए। इस तरह के आप 2 फंड मतलब सेटअप करो, जिससे क्या होगा जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस एक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ये जो TEPF है यानी कि जो एंटरप्रेन्योरल फंड है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा और जो मैन्युफैक्चरिंग वाला फंड है वो अलग होगा, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज में होगा। भाई इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वैल्यू चेन में उसको मैक्सिमाइज करो, बढ़ाओ, ठीक है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन फैसिलिटी को सेटअप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फैसिलिटिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइक टेक पार्क वगैरह जैसी चीज़ों को क्रिएट करो। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, एडवांस करो। तो ये कहीं ना कहीं ये सजेशन दिए, कुछ मेजर्स दिए इस पेपर के थ्रू। और इसने पावर अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग से भी रिलेटेड इशू को एड्रेस किया था दोस्तों इस जो पेपर ने। अब समझना है कि गवर्नमेंट का जो स्टेप्स है प्रमोट करने के लिए नाटेम को, वो क्या है। इन्होंने 2026 तक टारगेट किया कि वो $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इतने रुपए की दोस्तों। वो जो जितनी भी सेवरल PLI इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की जाएंगी उसके थ्रू, विद सेवरल PLI इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च जो हो चुकी हैं 2021 में, तो 2026 तक $300 बिलियन करने का टारगेट है इनका। और ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो 2018 है, टू अनलॉक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क टू अचीव डिजिटल एम्पावरमेंट। इसको कहीं ना कहीं एक अनलॉक किया जाएगा ट्रांसफॉर्म पावर लाने के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, और कहीं ना कहीं डिजिटल एम्पावरमेंट को अचीव करने के लिए
इस नेटवर्क को चेंज लाने के लिए इसको अनलॉक किया जाएगा। और जो नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 है, जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, क्रिएट करता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसको भी आगे लाया जाएगा। 2021 में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दोस्तों कुछ अमेंडमेंट इशू किए थे, किसके? नेट के प्रिक्योरमेंट के लाइसेंस के लिए दोस्तों, लाइसेंस फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ नेट। उसके लिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ अमेंडमेंट, कुछ सुधार इशू किए थे। उन्होंने कहा था कि फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क, तो टेलीकॉम नेटवर्क की सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ही इंश्योर किया जा सकता है। और इंक्यूबेशन सेंटर की हेल्प से उसको कहीं ना कहीं ग्रो किया जा सकता है, नए बिजनेस राइजिंग कंपनीज वगैरह को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर भी कहीं ना कहीं सेटअप होने चाहिए। अब बात करते हैं तो वन ओशन समिट की। यूनेस्को ने प्रतिज्ञा की है, प्लेज ली है, क्या प्लेज ली है कि वो 80% जो है सीबीड मैपिंग को 2030 तक कंप्लीट कर देगा। जो करंट में सीबीड मैप कितना है 20% हुआ है उसको, वो कहीं ना कहीं 2030 तक उसको 80% कर देगा, ऐसा यूनेस्को ने अनाउंस किया, ऐसी प्रतिज्ञा ली है। किसके बेस पर? वन ओशन समिट के बेस पर दोस्तों। वन ओशन समिट हुई है, उसमें ऐसा बोला गया है। अब जो सी बेड मैप इमेजिंग है और सी फ्लोर मैपिंग सेम थिंग है, यानी आप सी के जो फ्लोर है ना उसकी मैपिंग करना और सी बेड इमेजिंग करना, दैट इज सेम थिंग। ये क्या है, जो कोई एक बॉर्डर बॉडी है कोई, उसकी डेप्थ में जाकर उसका मेजरमेंट करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सी बेड इमेजिंग। वहीं एक बैथीमेट्रिक सर्वे होता है, वो डेप्थ एंड मैप द अंडर वाटर फीचर ऑफ वाटर बॉडी। वो बैथीमेट्रिक सर्वे भी दोस्तों वो डेप्थ करता है, डेप्थ में जाकर अंडर वाटर के जो फीचर हैं वाटर बॉडी के उन्हें मैप करता है गहराई में जाकर, दैट इज कॉल्ड बैथीमेट्रिक सर्वे। ये सारे वर्ड जो है ना प्रीलिम्स के लिए आपके बूस्ट करने वाले हैं आपको प्रीलिम्स में, तो ये सब कहीं ना कहीं माइंड में आपके होनी चाहिए। देखो 2017 में दोस्तों यूनेस्को ने निप्पन फाउंडेशन, जो जापान का प्राइवेट फाउंडेशन है, उसके द्वारा मिलकर यूनेस्को और निप्पन फाउंडेशन ने सी बेड 2030 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसको पढ़ के जाएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी बेड प्रोजेक्ट 2030 को लॉन्च किया निप्पन फाउंडेशन जापान और यूनेस्को ने मिक्स करके दोस्तों, मिलकर दोस्तों। इस प्रोजेक्ट का एम था, दे ब्रिंग टुगेदर ऑल अवेलेबल बैथीमेट्रिक डेटा टू प्रोड्यूस द डेफिनेटिव मैप ऑफ द वर्ल्ड ओशन फ्लोर बाय 2030 एंड मेक इट अवेलेबल टू ऑल। इसका पर्पज़ यही था सी बेड 2030 प्रोजेक्ट का, कि वो 2030 तक सारे डाटा को, मतलब सारी चीज़ों को, जितना भी जो बैथीमेट्रिक डेटा है उसको कलेक्ट करना, एक जगह लाना और जो डेफिनेटिव मैप है उसको प्रोड्यूस करना, सारे लोगों की अवेलेबल करना, सब लोगों के लिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का यही एम है कि बैथीमेट्रिक डेटा को लेकर आना। एंड इट इज कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विद जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशियंस, ओनली इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस विद ए मैंडेट टू मैप द एंटायर ओशन फ्लोर। तो ये कहीं ना कहीं किसके, जनरल बैथीमेट्रिक का चार्ट ऑफ द ओशन है उसके साथ कोलैबोरेशन करने के साथ, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ ही कोलैबोरेट करेगा दोस्तों, और ये मैप जो है एंटायर ओशन के फ्लोर का वो मैंडेट करेंगे, बनाएंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो लोकेशंस हैं ओशन फॉल्स की, उनके बारे में समझना, ओशन करंट एंड टाइड्स के बारे में काम करना, ठीक है, सेडिमेंट जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट्स के बारे में पता करना, ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज़ हैं सी फ्लोर पर किस तरीके से काम कर रही हैं, ये सब इनके बारे में पता लगाना है। सिस्मिक एक्टिविटी, सुनामी का रिस्क वगैरह है, इसको प्रोटेक्ट करना, पॉपुलेशन को ये सब पता करके, नेचुरल साइट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन जो हो रहा है उसके रिसोर्सेज वगैरह के लिए, फिशरीज वगैरह के रिसोर्सेज हैं जो सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन के लिए, ये सब मेजर्स करना, आइडेंटिफाई करना, प्लान ऐसे कंस्ट्रक्शन करना ऑफ शोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, और कुछ जो इफेक्टिव डिजास्टर हैं लाइक ऑयल स्पिल का होना, एयर क्रैशेस एंड शिप ब्रेक्स, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, तो ये सारा सिनेरियो ही कहीं ना कहीं सी बेड मैपिंग के थ्रू पता चलेगा दोस्तों। अब देखो वन ओशन समिट क्या है। OOS ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस के द्वारा एज ए पार्ट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन। तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था वन ओशन समिट को दोस्तों, ठीक है। और किसके साथ कोऑपरेट करके? यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑपरेट करके इसको लेके आया गया था OOS को, वन ओशन समिट को दोस्तों, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना,
किसके लिए? टू टेक टेंजिबल एक्शंस टुवर्ड प्रिजर्विंग एंड सपोर्टिंग हेल्दी एंड सस्टेनेबल ओशियन इकोसिस्टम, यानी कि टेंजिबल एक्शन लेना किसके? जो सस्टेनेबल ओशियन इकोसिस्टम है हमारा, उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने के लिए और उसको हेल्दी बनाने के लिए, उसको सपोर्टिव मेजर देने के लिए ही वन ओशियन समिट किया गया था दोस्तों। तो फ्रांस ने इसको ऑर्गेनाइज किया और फ्रांस के पास ही इसकी प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल कौन था? फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसके पार्ट पर, जब वो यूरोपीय यूनियन का क्या था? काउंसिल ऑफ यूरोप यूनियन का प्रेसिडेंट था फ्रांस। तब की बात है, तब की ऑर्गेनाइज किया था उसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑपरेट करके दोस्तों। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं, तो एक वायरोलॉजिस्ट हैं दोस्तों जिन्होंने नोबेल प्राइज को शेयर किया था। किसके लिए? जो HIV है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, जो HIV के लिए जो कवर करने के बाद उसको शेयर किया था, अभी डाइज हो गए, उनकी डेथ होगी। इसके बारे में देखो, यह ल्यूक मोंटेगेनियर हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 2008 में मेडिसिन का। ठीक है, जिन्होंने डिस्कवरी की थी HIV पे कि इसके कारण क्या है, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स की, एड्स के कारण क्या है, उसके बारे में डिस्कवर किया था और इन्हें 2008 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। HIV क्या है दोस्तों? HIV एक वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और ये ट्रीटेड नहीं है, यानी HIV का कोई इलाज नहीं, अभी तक ये लाइलाज बना हुआ है। ठीक है, इट कैन लीड टू एड्स, और ये कहीं ना कहीं बाद में एड्स का कारण बन जाता है, जो कर सकता है एड को लीड कर सकता है। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है दोस्तों, और ये टारगेट करता है उस इम्यून सिस्टम को जो वीकर पीपल्स करते हैं, डिफेंस अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शंस एंड सम टाइप्स ऑफ कैंसर दैट पीपल विद हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड फाइट ऑफ। तो ये कहीं ना कहीं उस इम्यून सिस्टम को टारगेट कर देता है जो पीपल्स क्या है, वीक हैं, कमज़ोर हैं, अपने पीपल्स जो है डिफेंस नहीं कर सकता, उनका इम्यून सिस्टम वीक है दोस्तों। HIV इन्फेक्शन में बी कॉज बाई वन ऑफ टू रेट्रो वायरस, एक तो HIV-1, एक रेट्रो वायरस है, दूसरा HIV-2। HIV-1 जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, वर्ल्ड वाइड देखा गया है। HIV इन इन्फेक्टेड पीपल प्रोग्रेस इन द 3 स्टेज में ये प्रोग्रेस करता है। एब्सेंस ऑफ मेडिसिन, जब वो इफेक्टिव नहीं होती हैं तो कैसे 3 स्टेज होती हैं। पहले होता है ये एक्यूट HIV इन्फेक्शन, दूसरा होता है क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन, तीसरा होता है एड्स बन जाता है एक तरीके से बाद में। ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में इट कैन लीड आफ्टर क्रोनिक HIV इन्फेक्शन। क्रोनिक HIV इन्फेक्शन के बाद एड्स में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। जो बॉडी फ्लूइड्स है, लाइक जैसे ब्लड, प्री सेमिनल फ्लूइड जो होता है, रेक्टल फ्लूइड है, वैगिनल फ्लूइड है एंड ब्रेस्ट मिल्क जो पर्सन से निकल के आता है, नहीं होता है, जो बॉडी का फ्लूइड होता है विद HIV कैन ट्रांसमिट HIV। HIV के साथ वो क्या करता है? इट कैन ट्रांसमिट HIV, ट्रांसमिट करता है HIV को, कर सकता है दोस्तों। यानी कि बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड, प्री सेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड्स, वेजाइनल फ्लूइड्स एंड ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम ए पर्सन विद HIV कैन ट्रांसमिट। मतलब अब बात यहाँ पे है कि अगर कोई भी महिला जिसका बेबी है वो ब्रेस्ट मिल्क यूज कर रही है अपने बच्चे को, तो वहाँ HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बाकी की ये चीज़ें देख सकते हो। ट्रीटमेंट क्या है? इट कैन बी मैनेज नॉट क्योर्ड, इसको मैनेज किया जा सकता है, क्योर नहीं। कुछ ऐसी मेडिसिन से उनको देखिए, मेडिसिन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं जिनको अलाउ करती है जो इम्यून सिस्टम से लड़ सकती हैं, रिकवरी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ मजबूती दे सकते हैं, वही ट्रीटमेंट है, कोई प्योर क्योर नहीं है। इंडिया ऐसा 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पर HIV के, जो वर्ल्ड में है। करीब 2.1 मिलियन पीपल हैं HIV के इंडिया में। भाई थोड़ा बचाव रखो, सेफ्टी एंड मेजर्स लो। दूसरा मेक विच ब्रांडिंग इन एन ऑफेंस सजेस्ट पैनल। ऐसी विच ब्रांडिंग है बहुत ही, अगर मैं मेरी नज़रों में कहूँ, ये बहुत ही शर्मनाक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए जो हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं पर कहीं ना कहीं एक तरीके का बहुत अत्याचार है। विच ब्रांडिंग होता है दोस्तों, जो डायन बोला जाता है ना जिन महिलाओं को, जिस तरह के सिनेरियो में उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक पैनल ने सजेस्ट किया है कि एक तरीके का ऑफेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए। उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने बोला है, सजेस्ट किया है कि भाई इस पर मजबूती से उड़ीसा प्रिवेंट ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोविज़न बननी चाहिए। और जो ब्रांडिंग करते हैं इस तरह की, जो विक्टिमाइजेशन, उनको जो विक्टिम, इस तरह के जो ब्रांडिंग करने वाले विक्टिम हैं, उनको एक ऑफेंसिबल क्राइम के तौर, हिनियस क्राइम के तौर और पनिशेबल क्राइम के तहत ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन बोर्ड ने बोला है दोस्तों। ऑब्वियस है ये होना चाहिए।
देखो विच हंटिंग इज विक्ड प्रैक्टिस वेयर द वुमेन आर एक्यूज्ड बाय ऑफ पोसेसिंग अकल्ट पावर कॉजिंग डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो विच हंटिंग इस तरीके से करते हैं लोग, वो जो इतनी बुरी विक्ड, इतनी मतलब दुर्दशा वाली प्रैक्टिस है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। वुमेन को एक्यूज करके, पजेज करके, एकल्ट करके उसकी पावर को डेट्रीमेंट किया जाता है, उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, नहीं मारा पीटा जाता है, ठीक है, हाउंडेड किया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है। हाउंडेड होता है एक तरीके से दोस्तों कि उसको कहीं ना कहीं पीछा किया जाना है, देश निकाला दे दिया। फ्लॉज किया जाना, फ्लॉज मतलब होता है कि चाबुक वगैरह से पिटाई करना, कहीं ना कहीं पीटा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है हमारे लिए। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई, स्टडी हुई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। उस स्टडी में बताया कि ये सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट कहाँ है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है झारखंड, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से जो अभी भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहाँ तक लग रहा है कि ये जो स्टेट्स हैं इनमें कहीं ना कहीं वो आत्मकथा वाली, आत्मविश्वास वाली, आत्मा वाली कहानियाँ, भूत प्रेत वाली कहानियाँ कहीं ना कहीं आज भी प्रचलित हैं। इसके पीछे कॉज क्या है विच हंटिंग के पीछे? एक तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है दोस्तों, ऑब्वियस है, पैसे की कमी है, एक इकोनॉमिक कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी है बहुत ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिसोर्सेज और पॉवर्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉवर्टी की कमी है, गरीबी है, वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इसलिए भी कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है एजुकेशन का भी कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। एजुकेट लोग इस तरह के सिनेरियो से नहीं सोचते, थोड़ा लिटिल बिट गो फॉर साइंटिफिक वे गाइस। तो लो लिटरेसी रेट है, देखो कहीं ना कहीं ये सुपरस्टिशन को बढ़ावा देता है, इलिटरेसी है, वॉयलेंस वगैरह। प्रेवलेंट कास्ट सिस्टम, ये भी कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल नॉर्म्स, जेंडर कन्फ्लिक्ट्स, दीज आर थिंग्स आर वेरी इन हाईएस्ट इन दीज सोसाइटीज़, ठीक है। और सबसे बड़ी बात सस्टेनेबल प्रोग्राम्स का लैक होना, कमी होना, लैक ऑफ सस्टेन प्रोग्राम, सस्टेन अवेयरनेस प्रोग्राम, लाइक लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होना अच्छी तरीके से, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म होना, इंटरवीन करना गवर्नमेंट को, तो ये कहीं ना कहीं करना चाहिए। तो ये जो कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इसके लिए दोस्तों स्पेशल कोड्स बनने चाहिए, स्पेशल कोड्स को प्रोवाइड करना चाहिए। स्पीसी बहुत तेज़ी से ट्रायल, इस विच ब्रांडिंग में जो विच कर रहा है ब्रांड, उनको तेज़ी से कस्टडी में लो भैया, उनको पनिशेबल और नॉन अवेलेबल ब्रांड के बीच भेज दो जेल में। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेस्क्यू करे, रिहेबिलिट करे, इस तरह को ट्रीट करे, बियर करे, लीगल एक्सपेंसेस होने चाहिए इस विक्टिम्स वगैरह, इस तरीके से विच डॉक्टर्स होने चाहिए कि कैसे उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सके। लोगों को फोर्सफुली इन्फोर्समेंट होना चाहिए, अवेयर होने चाहिए लोग, जो इस तरह के ट्रेडिशंस में ट्रेडिशनल लीडर्स जो हैं एंगेज होने चाहिए, मौला मौलवी तक जो पंडित वगैरह हैं, ठीक है। जो वुमेंस ग्रुप हैं इन विच हंटिंग एरियाज़ में वुमेंस ग्रुप बनने चाहिए। और दूसरी बात जो इनइक्वलिटी है, जेंडर बेस्ड बाइस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए दोस्तों डिफरेंट लेवल पे। कहीं ना कहीं एक तरीके का ये सोशल एक्सक्लूजन है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए और गवर्नमेंट को बहुत इसको हाई प्रायोरिटी पर लेकर इसमें मेजर्स लेने चाहिए दोस्तों। तो गैस सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एक प्लिया, उन्होंने बोला था कि जो रिलीजियस स्कूल हैं उनको भी आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, ऐसी एक प्लिया डाली गई थी, एक प्ली डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि भैया हम इंटरवीन नहीं करेंगे इस पिटीशन के थ्रू, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है सेक्शन 1(1)(4) और 1(5) की आरटीआई एक्ट 2009 के अंडर में। सेक्शन 1(5) क्या है दोस्तों? ये मदरसे हैं, वैदिक पाठशाला हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्राइमरी इम्पार्ट करते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, तो ये क्या है, ये एम्बिट ऑफ द एक्ट से बाहर है, यानी कि एम्बिट ऑफ द एक्ट की सीमा में बाहर है, इन्हें एग्जेप्शंस मिला हुआ है, छूट मिली हुई है सेक्शन 1(5) आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। और सेक्शन 1(4) ये जो प्रोविजन है इस एक्ट के, इट शैल बी सब्जेक्टेड टू द आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल राइट्स। ये कहीं ना कहीं क्या है, आर्टिकल 29 और 30 के सब्जेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं इनको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इंटरवीन नहीं कर सकते। पिटिशनर जो है, जिसने पिटिशन डाली थी, उसने आर्ग्यू किया था कि ये जो प्रोविज़न है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एजुकेशनल एक्सीलेंस की को डिप्राइव कर रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, उस तरह की एक्सीलेंसी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको राइट है, राइट ऑफ ए चाइल्ड शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फ्री एजुकेशन बट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू हैव इक्वल क्वालिटी एजुकेशन। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं मदरसाओं में, वैदिक पाठशालाओं में, ये क्वालिटी एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। फ्री रिस्ट्रिक्शन जो है फ्री एजुकेशन का, केवल इसका बात ये नहीं है कि बच्चे को पूरी तरीके से एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, या जिस तरीके से सिलेबस है, करिकुलम है, या जिस तरह का सिनेरियो है वो ना मिल पाए। तो PIL प्रपोज ए कॉमन सिलेबस एंड करिकुलम फॉर चिल्ड्रन बिटवीन क्लास 1 and 8 अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने कहा चाहे वो मदरसा हो चाहे वैदिक पाठशाला हो, इस PIL में ऐसा बोला है कि सेम सिलेबस होना चाहिए, सेम करिकुलम होने चाहिए
क्लास 1 से लेके 8 तक पूरे अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे पैन इंडिया में, पूरे भारत में दोस्तों, हमारे इंडिया की बात हो रही है तो ऐसा बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट व्यूज ऑन रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यू लिया है इसके ऊपर, क्या व्यू है देख सकते हो आप। इन्होंने TMA पाई किया फाउंडेशन की इसमें, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 31 वाज नीदर एब्सोल्यूट नॉर अबव द लॉ, ऐसा बोला गया इन्होंने, ठीक है। और SK MD रफीक केस था 2020 का। रेगुलेशन इज परमिशेबल इफ इट इज इंटेंडेड टू इंश्योर एक्सीलेंस इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा जो रेगुलेशन है वो परमिशेबल है अगर वो इंश्योर कर रहे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, इंश्योर कर रहे हैं एक्सीलेंसी को, उस तरह की स्टडी को। दोस्तों 2014 में भी परमति जजमेंट आया। परमति जजमेंट में बोला गया इस एंटायर RT एक्ट नॉन एप्लीकेबल ऑन माइनॉरिटी स्कूल, कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी स्कूल पे एप्लीकेबल है नहीं दोस्तों, ऐसा 2014 के परमति जजमेंट में बोला गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे एक सिकंदा कसने वाली बात थी। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लो, आर्टिकल 29 एक जो है फंडामेंटल राइट्स हमारा, वो कहीं ना कहीं राइट टू कंजर्व द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, भिन्न डिफरेंस लैंग्वेजेज, स्क्रिप्ट और कल्चर टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड कराता है, यानी कि उनको अपना कंजर्व करने का, अपनी लैंग्वेज, भिन्न भिन्न जो लैंग्वेज है, अपनी स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का राइट है दोस्तों। ये अंडर आर्टिकल 29(1) में बोला है। वहीं आर्टिकल 31 जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, वे हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। वो अपनी चॉइस से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 30(1) कहता है दोस्तों, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग्स, लिटिल बिट इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट। कुछ और न्यूज़ में देखो, क्वेड की बात कर रहे हैं हम। ये क्वेड की 4थी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है मेलबोर्न में। कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हेल्ड हुई है 4th क्वेड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन मेलबोर्न। की पॉइंट्स क्या निकल के आए? बोला कि भाई स्पीड अप डिलीवरी होनी चाहिए मोर देन 1 बिलियन कोविड वैक्सीन की टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। समझ रहे हैं? उनकी बहुत तेज़ी से डिलीवरी होनी चाहिए 1 करोड़ 100 करोड़ हो गई वैक्सीन्स की जो मैन्युफैक्चर की जा रही हैं इंडिया में। इंडो पैसिफिक कंट्रीज जो है 2022 तक उनको प्रोवाइड की जाएगी डिलीवरी, और उन्हें कहीं ना कहीं 1.3 बिलियन वैक्सीन्स ग्लोबली प्रोवाइड की जाएंगी जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, ठीक है। होल्ड ए स्पेशल मीट ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2022। उन्होंने कहा कि 2022 में हम एक मीट करेंगे क्लाइमेट चेंज पर, और मैरीटाइम सिक्योरिटी रीजन्स के लिए कहीं ना कहीं स्टेप एफर्ट्स किए इन्होंने। क्वेड मैंने पहले ही बताया ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें 4 नेशन है, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इसका ऑब्जेक्टिव है वर्क फॉर फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। कहीं ना कहीं काउंटर करने को चाइना का भी ये भी एक पर्पज है इनका। अब बात करते हैं दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। ये अनाउंस किया गया है जो हेल्थ ऐप है आरोग्य सेतु उसको इंटीग्रेट करने के लिए, यानी कि अनाउंस किया ABDM को अनाउंस किया गया है इंटीग्रेट करना किसके साथ? आरोग्य सेतु हेल्प के साथ। सॉरी गाइस, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये कहीं ना कहीं इसका एम ये है दोस्तों, ये आपको डिजिटली हेल्थ ID प्रोवाइड कराएगा जो ऑल इंडिया सिटीजन है सबके लिए, जो हॉस्पिटल्स में हेल्प कर रहे हैं, इंश्योरेंस फर्म्स हैं वगैरह वगैरह। और ये है इट ब्रिज द एग्जिस्टिंग गैप एमंगस्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ हेल्थ केयर इकोसिस्टम थ्रू डिजिटल हाईवे, और उनके बीच में जो गैप आ गया उसको कहीं ना कहीं भरने का काम करेगा। एंड नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की। ये कैसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री क्रिएट करेगी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री भी HFR और HPR हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री ये क्रिएट करेगा ABDM के थ्रू। और इंटर ऑपरेबिलिटी विद द डिजिटल हेल्थ को सिस्टम को भी क्रिएट किया जाएगा जिसका रोल होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड रिवॉल्यूशनाइज पेमेंटिंग, जो पेमेंट को डिजिटलाइज करना, यानी कि हमारी करेंसी को डिजिटलाइज करना ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी कहीं ना कहीं इसका एक रोल होगा दोस्तों डिजिटल हेल्थ को सिस्टम के थ्रू। साथ में बहुत अच्छी चीज़ है प्रोबायोटिक्स क्या है, कई बार न्यूज़ रहता है प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स क्या है समझो। इंडिया जो है इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए नेक्स्ट जनरेशन प्रोबायोटिक्स दैट प्रोवाइड होप फॉर लॉन्गेविटी एंड हेल्दी एजिंग। प्रोबायोटिक्स जो है जो उन बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बोला जाता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, दे आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जिंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, रहते नहीं है, दे आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव वेल्थ बेनिफिट व्हेन कंज्यूम। उन बैक्टीरिया को जब कंज्यूम कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि वो हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल होते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज को प्रोबायोटिक्स बोला जाता है। याद रखना दोस्तों, प्रोबायोटिक्स एक तरीके का बैक्टीरिया है जो हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा जब उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो दैट्स ए लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने ऐसे नेक्स्ट जनरेशन के प्रोबायोटिक्स को डेवलप किया है जो लंबे समय तक हेल्दी एजिंग रखेंगे, हमारी उनको हेल्दी रखेंगे और उम्रदराज बनाएंगे हमें। क्या है टाइप्स, क्या होते हैं प्रोबायोटिक्स के? एक तो होते हैं लैक्टोबैसिलस, जो मोस्ट कॉमन प्रोबायोटिक हैं, जो योगर्ट दही में है, अदर फर्मेंटेड फूड्स वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे योगर्ट दही वगैरह है, इस तरीके से। दूसरे हैं बायो, ये तो मोस्ट कॉमन है लैक्टोबैसिलस। दूसरे हैं बायोफेडोबैक्टीरियम, बायोफेडोबैक्टीरियम है, ये सम डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं दोस्तों। एंड ईज सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और ये क्या करते हैं, इस तरीके का जो ईज सिम्टम्स हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स को क्रिएट करते हैं, ईज करते हैं दोस्तों। इनके बेनिफिट्स क्या हैं दोनों की? ये कहीं ना कहीं जो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम है उसे इम्प्रूव करते हैं, डिप्रेशन को रिड्यूस करते हैं, और हार्ट का जो हेल्थ है, हमारे हृदय का जो आजकल देखने को मिल रहा है हार्ट अटैक टाइप चीज़ है, प्रमोट करता है। तो प्रोबायोटिक्स हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर आवर लॉन्गेविटी, लॉन्ग एज एंड हेल्दी सिस्टम। अब बात करते हैं दोस्तों डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ क्या है सब आप हमसे जानते हैं। डायबिटीज़ क्या है, एक रिसर्च पेपर आया है, हाईलाइट किया है कि टाइप 1 जो डायबिटीज़ है टाइप 1 इन दोज बिलो 25 ईयर्स अकाउंटेड फॉर एटलीस्ट 73.7% ऑफ द ओवरऑल डायबिटीज़ डेथ इन 2019। जो टाइप 1 डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा केस देखे गए हैं जो 25 साल से कम के लोग हैं दोस्तों। 2019 का डाटा निकाला तो उसमें 73.7% लोग किससे, टाइप 1 डायबिटीज़ से डेथ हुई है उनकी। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ ये है वहन ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर हाई हो जाता है, उसको बोला जाता है डायबिटीज़। ये तीन टाइप, सॉरी देयर आर थ्री, हाँ सॉरी 3 टाइप का है। नंबर 1 टाइप डायबिटीज़, नंबर 2, नंबर 3। तो टाइप 1 का डायबिटीज़ है, ये क्या है, ऑटो इम्यून रिएक्शन है दैट स्टॉप्स बॉडी फ्रॉम मेकिंग इंसुलिन। तो टाइप 1 के जो डायबिटीज़ में है बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, क्या, इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। और ये हेरिडिटरी होता है ज़्यादातर, मतलब वंशानुगत होता है, पिता से बच्चे में, बच्चे से और बच्चे में, लाइक दैट। टाइप 2 डोज डायबिटीज़ है, बॉडी इज अनेबल टू मेक इनफ इंसुलिन और इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे थोड़ा बहुत इंसुलिन तो बनता है टाइप 2 में, बट पूरी तरीके से इनफ मात्रा में ये बॉडी डायबिटीज़ टाइप 2 को नहीं बना पाती है इंसुलिन, टाइप 2 वाले डायबिटीज़ में दोस्तों। और इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली, काम भी नहीं करता है। और ये है तीसरा गेस्टेशनल डायबिटीज़, इट्स डेवलप इन प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव नेवर हैड डायबिटीज़। ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादातर डेवलप होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जब उनमें पहले कभी नहीं हुई होती है, तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। करंटली अगर देखा जाए ये भी एड्स HIV की तरह कोई क्योर नहीं है, नो क्योर फॉर डायबिटीज़ बट लाइफ टाइम ट्रीटमेंट कैन मैनेज सिम्टम्स। अब बात करते हैं म्यूज एंड हेलियोस्वार्म्स की। ये क्या है, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरेशन म्यूज एंड हेलियोस्वार्म। देखो नासा हैज सेलेक्टेड दी 2 साइंसिस मिशन, 2 साइंस मिशन नासा ने सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो नासा ने 2 साइंस मिशन को सेलेक्ट किया दोस्तों, जो सन की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और सन अर्थ कनेक्शन क्या है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी का क्या कनेक्शन है इसको समझेंगे, और स्पेस इन्वायरमेंट में चेंजिंग जो हो रहा है उसको समझने के लिए भेजे हैं। एक तो है म्यूज मिशन, दूसरा है हेलियोस्वार्म। जो म्यूज मिशन है कहीं ना कहीं दोस्तों जो सन का कोरोना है, हीटिंग ऑफ द सन कोरोना के बारे में पता करेंगे कि ये किस फोर्स की वजह से ड्राइव हो रहा है, कैसे एसेस हो रहा है, इसके असेसमेंट को पता लगाएंगे ये लोग। दूसरा जो आउटर मोस्ट रीजन है वो कैसे इरप्ट होता है, और जो स्पेस वेदर कैसे फाउंड होते हैं, जो स्पेस में मौसम है, मौसम प्रक्रियाएं वो कैसे फाउंड होती हैं, ये म्यूज मिशन का पर्पज है दोस्तों। म्यूज मतलब मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर है म्यूज का प्रॉपर नेम। हेलियोस्वार्म का है, ये एक तरीके का कंस्टलेशन है, स्वॉर्म है, एक झुंड है 9 स्पेस क्राफ्ट का, जो 9 स्पेस क्राफ्ट हैं इसमें वो जाएंगे, वो कैप्चर करेंगे पहला मल्टी स्केल इन स्पेस मेजरमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड।
जो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन होगा उसको मेजर करना इन 9 स्पेस क्राफ्ट के झुंड का काम है दोस्तों। और जो सोलर विंड का मोशन है उसको कैप्चर करना, और सोलर विंड के कैप्चर मोशन से ही क्या होता है, सोलर विंड टर्बुलेंस होता है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों का काम समझ गए होंगे। जो मिशन है, साइंस मिशन है नासा के, ये दोनों नासा के ही मिशन है, म्यूज एंड हेलियोस्वार्म। अब देखो कोयला क्या है, कोयला एक प्यारा सा जानवर है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कोयला को इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया है। ये IUCN ने इंडेंजर्ड नहीं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडेंजर्ड कोयला को, जो कोयला है उसको इंडेंजर्ड घोषित कर दिया है। कौन कौन से स्टेट्स में, क्वींसलैंड में और न्यू साउथ वेल्स में। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में जो क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में कोयला को इंडेंजर्ड घोषित कर दिया है। अबाउट कोयला समझो, कोयला का है, इसका नाम ये है, पढ़ लेना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रीजन क्या है, ये कहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ओनली इन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका हैबिटाट है यूकेलिप्टस पेड़ पर, लिव हाई अप इन यूकेलिप्टस ट्री ऑफ नेटिव बुशलैंड एंड फॉरेस्ट। ये कहीं ना कहीं वहाँ की झाड़ियों में जो यूकेलिप्टस के आसपास हैं वहीं पाया जाता है। यूजुअली पर्स बिटवीन द फोक्स ऑफ द ट्रीज ब्रांच, तो ये कहीं ना कहीं उनकी ब्रांच पर, उनमें झाड़ियों में, उनकी पर्स में पाया जाता है। और ये क्या है, अप टू 1 किलोग्राम ऑफ यूकेलिप्टस लीव एवरी डे, करीब 1 किलोग्राम यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है, ये इसकी डाइट है। थ्रेट क्या है इसके लिए, हैबिटेट लॉस एक बहुत बड़ा थ्रेट है ना, चलमेडिया बहुत बड़ा थ्रेट है, बैक्टीरियल डिजीज भी बहुत बड़ा थ्रेट है, बुश फायर वहाँ आग लग जाना झाड़ियों में बहुत जल्दी, ड्रॉट सूखा का होना, ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए थ्रेट बने हुए हैं दोस्तों। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आप एक बार पढ़ सकते हो खुद से, बहुत सारे भारतीय जनसंख्या हैं, नॉट इम्पोर्टेंट है और बेशक देख लेना एक बार। अब बात करते हैं निकारागुआ की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो निकारागुआ प्लेस इन न्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बात करेंगे कहाँ है, पहले बात कर ही लेते हैं कि निकारागुआ है कहाँ। देखो ये है निकारागुआ, इसकी कैपिटल क्या है, मंगुआ है। इससे होंडुरस और एल सल्वाडोर के साथ इसकी बाउंड्री है, इधर कोस्टा रिका के साथ, याद रखना, होंडुरस, एल सल्वाडोर और कोस्टा रिका के साथ इसकी बाउंड्री है। और निकारागुआ के नॉर्थ ईस्ट में कैरिबियन सी है दोस्तों, और साउथ वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, साउथ ईस्ट वेस्ट सब में पैसिफिक ओशियन है। और होंडुरस, एल सल्वाडोर और कोस्टा रिका के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है दोस्तों, निकारागुआ चर्चा में क्यों है, निकारागुआ ने सजा सुनाई है सेंटेंस 7 मोर अपोजिशन फिगर, 7 से ज़्यादा अपोजिशन फिगर को, जो 7 से ज़्यादा अपोजिशन के लोगों को, जो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी ऑफ अंडरमाइन नेशनल इंटीग्रिटी, जो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा थे, एक कॉन्स्पिरेसी के अंडर में पाए गए दोस्तों। पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है, इसलिए थोड़ा निकारागुआ चर्चा में। मैंने बताया होंडुरस जो है नॉर्थ में है इसके, कोस्टा रिका इसके साउथ में है, जैसा मैंने दिखाया यहाँ पर ये। ठीक है, और इसका जो वाटर के साथ पैसिफिक ओशियन जो है वेस्ट में है, जो पहले मैंने बताया साउथ वेस्ट भी है, और कैरिबियन सी है इसके ईस्ट में। तो आपको नॉर्थ ईस्ट याद नहीं रखना है, साउथ वेस्ट नहीं, अब ईस्ट और वेस्ट याद रखना है। वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशियन है और कैरिबियन सी ईस्ट में है। कैपिटल मानागुआ है। और जियोग्राफिकल फीचर समझो, ट्रॉपिकल इन लो लैंड, कूलर इन हाईलैंड्स। जो लो लैंड एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है, और जो हाईलैंड एरिया है वो थोड़े वो ठंडे हैं। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, मोगाटान जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और पैसिफिक ओशियन इसका लोएस्ट पॉइंट है। फ्लोरा क्या है, सिडार यहाँ पाया जाता है, सिडार के पेड़, महोगनी, पाइप टिम्बर, गोवा पाइनल वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। फौना क्या है यहाँ पर, एनिमल्स क्या है, ताउकान, बाउ कंस्ट्रिक्टर, मंकीज, वाइल्ड बोर्स, जगुआर वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। लेक कौन सी है, लेक निकारागुआ एंड लेक मानागुआ, जो इसकी राजधानी के नाम से, ये दोनों ही लेक बहुत फेमस हैं। रिवर कौन कौन सी रहती हैं यहाँ पर, रिवर रहती हैं कोको रिवर एंड सैन जाओ रिवर भी है दोनों। माउंटेन कोडरेला इसाबेला माउंटेन है, और कोर्डेलेरा डेरानीज माउंटेन है दोस्तों। कोर्डेला इजाबेल एंड कोर्डेला डेरानीज माउंटेन है निकारागुआ में। तो गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बूस्टर प्रीलिम्स एग्जाम 2022-23। तो आप प्लीज़ देख के जाइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि मैं आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मेहनत आप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल गाइस।